एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट के केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स में। और ये है हमारी चौथी वीडियो। ठीक है, 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं केमिस्ट्री लेक्चर्स के में अंदर। ठीक है, ये चौथा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, प्लस पीएच वैल्यूज़ क्या होती हैं, और एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई वक्त गवाए हुए, कोई क्रैश कोर्स तो स्पीड में लेके मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पूरे चैप्टर की मैं आपको समझाऊंगा, तो पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एंड तक। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर और आयोनिक स्ट्रक्चर ए सब्सटेंस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ चेंज इन फिजिकल फॉर्म और ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जहाँ पर कोई भी हमारा मॉलिक्यूलर और जो आयोनिक स्ट्रक्चर होता है किसी एक सब्सटेंस का, ठीक है, वो चेंज होता था कब? जब वो दूसरे सब्सटेंस से फिजिकली या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन करता है। ठीक है, दूसरा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन में नहीं होता है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो फिजिकल रिएक्शन में कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बनती, पर केमिकल रिएक्शन में नई प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ओनली चेंज इन इस अरेंजमेंट। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो एटम्स होते हैं किसी भी दो सब्सटेंस के, उनका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, सिर्फ उनकी जगह बदल जाती है, वो अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं किसी और एटम से। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंस होते हैं, एक रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो दो सब्सटेंस जो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, जो आपस में मिल रहे हैं वो हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं, और प्रोडक्ट वो कहलाता है जो एक नया सब्सटेंस दोनों के मिलकर एक नया बनता है। ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्शन भी 2 प्रकार की होती हैं, फास्ट, स्लो, और स्लो के अंदर भी एक होता है वेरी स्लो। ठीक है, अब फास्ट रिएक्शन क्या होता है? जो तुरंत रिएक्शन करे और मिक्स हो जाए। ठीक है, वो होता है फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वो होता है जो कुछ मिनट ले, फ्यू मिनट्स ले रिएक्शन लेने में, और वेरी स्लो वो होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम ले। ठीक है, दिन, महीने या मंथ भी ले सकता है वो मिक्स होने में। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए, फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जब सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो सोडियम क्लोराइड में मिलता है। ठीक है, तो वो बहुत तुरंत मिल जाता है। ठीक है, और स्लो रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, आप अगर स्लो रिएक्शन की बात करें तो जब इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड जब मिलते हैं तो उनको कुछ मिनट लगते हैं। और वेरी स्लो रिएक्शन का आपको सीधा सीधा एग्जांपल है जब जंग लगती है लोहे में। ठीक है, तो वो बहुत टाइम लेता है लगने में। उसके बाद आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारा डिपेंड करता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला सा तो जो होता है हमारा वो होता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए अब अगर बात करूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जब जो हमारा जो रिएक्टेंट है, मतलब जो हमारे रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, उनका जो कंसंट्रेशन है अगर वो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन पर डिपेंडेंट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? ये वाला टर्म आएगा। और जब प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है केमिकल रिएक्शन, मतलब जो हमारे नॉर्मल जो रिएक्टेंट है उनका जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स्ड है, पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बदल रहा है। ठीक है, जब वो नया बन रहा है। उसके बाद आता है एनर्जी चेंजिंग ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, कुछ एनर्जीज प्रोड्यूस होगी जो निकलेगी। ठीक है, तो वो भी 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उसके साथ एक तीसरी और होती है, वो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए तीनों क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक वो होती है जब हीट बने और इवॉल्व हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए, वो होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, जितनी भी कंबस्टन प्रोसेस होती हैं वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। और एंडोथर्मिक क्या होता है? जब हीट बनती है, हीट और वो एब्जर्व हो जाती है, उसी में समा जाती है, वो होती है हमारी एंडोथर्मिक। जितनी भी डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस होती हैं वो हमारी एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन का आप सीधा सीधा समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जहाँ पर लाइट प्रेजेंस हो और लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो जाए वो हमारी फोटोकेमिकल कहलाता है। फोटो मतलब लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट समझिए।
ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो एब्जर्व होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और लाइट की एनर्जी, जैसे सन की जो लाइट होती है वो एब्जर्व होती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो वो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें उसमें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैसेस जो बन रही हैं, जो भी उनका बनना या एब्जर्व होना हो रहा है वो। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखिए प्रेसिपिटेट वो कंडीशन होती है जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली वो कोई चीज़ नई या फिर कहें तो अचानक से कुछ हो जाता है, तो हमें उस प्रेसिपिटेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हम जो बना रहे हैं ना वो नहीं बन रहा, कुछ गलत रिएक्शन हो जाए तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें उसी हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ता है जो हमारे रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और चेंज इन स्टेट, हमें स्टेट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम टेम्परेचर कुछ कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे हमारी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट्स हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मैंने आपको बता दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि उनको कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्लस टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कैटलिस्ट, अब देखिए कैटलिस्ट वो चीज़ होती है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो जाए तो वो तो अपना प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता, ठीक है, ना कभी कुछ यूज़ होता उसका, बस वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दूसरे सब्सटेंसेस का वो कम ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो वो होता है कैटलिस्ट। उसके बाद होता है फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो ठीक है, फिजिकल नेचर जो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि फिजिकल नेचर कैसा है उसका, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस, मतलब फिजिकल स्टेट्स। केमिकल नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हमें ध्यान रखना है उसका केमिकल नेचर कैसा है, कि वो एसिड है कि बेस है, ठीक है। हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि वो सॉल्ट है, कैसा है वो, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब रिएक्शन कितने कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस होती हैं, हमें सब ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूँ तो दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कोई दो आपके रिएक्टेंट या सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूँ, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का जो कंबाइन करके होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब कोई भी आप ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O वगैरह जो भी आप ले सकते हो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो क्या होता है, देखिए अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो दोज रिएक्शन इन विच इस कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन। जैसे आपको उसका नाम ही दिख रहा है डिकम्पोजिशन, तो इसका मतलब कोई एक सब्सटेंस जो किन्हीं 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है, ठीक है, वो होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट से नहीं समझ रहे आप, तब इस डिस को हटा के रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अब वैसे है तो डिस्प्लेसमेंट, मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ रिप्लेसमेंट भी बोल दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर कोई एक सब्सटेंस या कोई एक एलिमेंट अपनी जगह दूसरे सब्सटेंस को दे देता है, वहाँ वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। फिर एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए डेफिनेशन मैं फिर से बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा, कि दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के आयन से और कोई 2 नए कंपाउंड से रिप्लेस हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो वो होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहाँ पर किसी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन हमारी जुड़ जाती है, ठीक है, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। या फिर हम ये कह दें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है,
वो भी हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो मतलब या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, वो भी हमारा रिडक्शन कहलाता है। ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आता है हमारा डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, अब डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन क्या है हमारा? देखिए, अगर डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन की बात करूं तो अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच ओनली वन सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड इज नोन एज डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। तो वो क्या कह रहा है कि ऐसी रिएक्शन जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उनमें से एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ वो रिड्यूस भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, तो वो हमारा डिसप्रपोर्शनल हो जाता है। वहाँ का जो प्रपोर्शन है ना, ये रेशो है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारा डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप इसका मतलब ही समझोगे, न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, तो एक बार फिर भी मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ कि वेल एन एसिड रिएक्शन विच अ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रल बनाते हैं, ठीक है, या कहूँ सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर भी बनाते हैं, वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस, जिसमें सॉल्ट बन जाता है और वाटर अलग हो जाता है। उसके बाद आता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इफ़ अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकती है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकती है, वो है हमारी रिवर्सिबल डायरेक्शन। इरिवर्सिबल डायरेक्शन क्या है? जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, या तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगी या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगी, ठीक है, वो होती है हमारी इरिवर्सिबल डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, मैंने आपको बताया क्या, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाए, ठीक है, वो होती है हमारी रिवर्सिबल स्टेट। पर उसकी एक स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की, वो क्या होती है? जब जो हमारा टाइम होता है ना, या रेट ऑफ प्रोसेस होता है, या रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जब दोनों साइड का इक्वल हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे के, वो हमारा रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। मान लीजिए आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में जितना टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने में भी लग रहा है, ठीक है, या रेट ऑफ प्रोसेस उतना ही लग रहा है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रिएक्शन ऑफ रिवर्स, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता है जब रिएक्शन रेट इज सेम इन बोथ वेज। ठीक है, जो रिएक्शन का रेट है वो सेम होता है दोनों साइड, ठीक है, और जो मैक्रोस्कोपिक, जो मतलब जो मेन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की, जब वो बन रहा है तो वो सेम रहती हैं। ठीक है, जैसे हमारी प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुआ, कंसंट्रेशन हुआ या कलर हुआ, वो सेम रहता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बात करें हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब जो हमारे आयंस हैं किसी भी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में सेम रहे हैं, वो हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। जैसे कुछ उसके बाद क्या है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, आयंस का यूज़ नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आ जाता है, तो वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH भी कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो NH4OH कहलाता है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो NaCl जो हमारा कहें तो कॉमन सॉल्ट भी है, ठीक है, उसके साथ आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आप मेन इलेक्ट्रोड जो आपको याद कर लेना चाहिए। कभी अगर पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बताइए, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताइए, जैसे NaCl है हमारा, तो ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ आपकी, तो strong electrolytes which electrolytes completely ionize in dilute solution, ठीक है, and thus produce a lots of ions is called strong electrolyte। वो इलेक्ट्रोलाइट जो किसी भी डाइल्यूट के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? Those electrolytes which are ionized to smaller extent in dilute solution are known as weak electrolyte। जो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाते किसी भी डाइल्यूट के अंदर, ठीक है, और बहुत कम आयंस निकालते हैं, वो है हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है,
उसके बाद आता है हाइड्रोक्सिनेशन, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिनेशन क्या होता है हमारा, द कोवलेंट इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली बिकॉज देयर आयनाइजेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड एन इक्विलिब्रियम इज सेट अप बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि कोई एसिटिक एसिड है जो पूरी तरह आयोनाइज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो उसके कंटेंट है या जो प्रोडक्ट है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। जो आयनाइजेशन होती है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम वहाँ पर हमें सेट करना पड़ता है, पर हमारा जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसके अंदर कुछ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स है, कुछ आयंस भी होते हैं, ठीक है, जिस वजह से हमारा हाइड्रोक्सिनेशन होता है। या फिर आपको मैं सीधी सीधी भाषा में क्लियरली समझाऊं, ठीक है, तो सीधा सीधा मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है वो पूरी तरह आयोनाइज नहीं हो पा रहा है या कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिवर्सिबल है, ठीक है। तो वो होता है हमारा हाइड्रोक्सिनेशन। इसमें थोड़ा सा पार्ट वाटर का भी आ जाता है, क्योंकि वाटर उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और वाटर थोड़ा अपना स्टेट चेंज करता है, इसलिए हाइड्रोक्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। एसिड और बेस क्या होते हैं, देखिए थ्योरी एसिड और बेस की अगर बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें सीधी सीधी, कि ये जो इसका टेस्ट होता है एसिड का वो सार आता है, ठीक है। और जो इसका कलर होता है लिटमस पेपर का वो ब्लू से रेड में बदल जाता है, ठीक है। और इसका जो एसिड सॉल्यूशन होता है, जो एसिड्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो जंग हमारी होती है, ठीक है, जो रस्टिंग होती है उसको निकालने के भी ये काम आता है, जैसे HCl यूज़ होता है रस्टिंग को हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू इवॉल्व CO2 गैस, ठीक है। और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और ठीक है। और ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट या न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, और वाटर भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारा आता है बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या होता है, बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है थोड़ा, ठीक है। सोपी इन टच होता है, मतलब जब आप साबुन को घोल देंगे तो आपने देखा होगा बिल्कुल वैसा ही टच होता है इनका, ठीक है। और जो लिटमस पेपर होता है वो लाल से ब्लू हो जाता है, ठीक है, जब हम इसको लिटमस पेपर को डालेंगे। जैसे आप साबुन देखेंगे तो वो भी ऐसी होती है, रेड से ब्लू हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारा लिटमस पेपर यूज़ होता है pH या पहचानने के लिए कि वो एसिड है या बेस, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं हमारी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। और ये एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, जैसे एसिड बेसिस के साथ करता है ऐसे ही ये एसिड के साथ मिलके ये भी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो वाटर में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं वीकली, जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। और ना ही वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में वो प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं हमारे वीक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ हमारे एसिड्स भी हैं, जैसे हमारा HCl है, उसका क्या यूज़ है, ये रिमूविंग ऑक्साइड फ्रॉम स्टील, ठीक है, स्टील में से ऑक्साइड को रिमूव करता है। बाथरूम क्लीनर की तरह यूज़ होता है, डाइंग या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हमारे जो अब पेट में होता है तो ये HCl ही हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद होता है एक HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, एक्सप्लोसिव जैसे TNT बनाने के भी काम आता है। और ये डाइज और ड्रग्स में भी यूज़ होता है। ड्रग्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ड्रग्स, इसका मतलब मेडिसिन भी कह सकते हैं, ठीक है। और H2SO4 होता है। फिर उसके बाद हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है उनके काम आता है। HCl को बनाने के भी काम आता है, एल्यूमिनियम को भी बनाने के काम आता है। और फर्टिलाइज़र, ड्रग्स, डिटर्जेंट और एक्सप्लोजिव बनाने के भी काम आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे बेसिस, कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो होता है हमारा, जितने भी बेसिस जो हमारे वाटर में सॉल्युबल हैं वो एल्कली कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारा जो बेस है वो वाटर में सॉल्युबल हो रहा है तो उसे अल्कली कहेंगे, ठीक है। दो प्रकार के बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और वीक बेस। बिल्कुल उसी तरह की डेफिनेशन है इनकी भी और जैसी हमारी एसिड की है, कि ए
a base which completely ionize in water and thus produce a large amount of OH ions, ठीक है, OH नेगेटिव ions is called a strong base। ठीक है, जब कोई हमारा बेस किसी वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है या आयोनाइजेशन कर सकता है और लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जब वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाता, आयनाइज नहीं हो पाता और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है, वो हमारा वीक बेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है पीएच स्केल्स। देखिए पीएच स्केल सिर्फ हमारा इसलिए यूज़ होता है कि हम उसकी जो वैल्यू है एसिड और बेस की वो पता कर पाएँ कि वो कितना एसिड है और कितना बेस है। ठीक है, इसमें एक स्केल होता है जो आपका 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, और आपका जो 0 से लेके वैल्यू और 6.9 तक की होती है वो आपकी एसिड कहलाती है। ठीक है, जो सब्सटेंस आपके 7.1 से लेके 14 तक होते हैं वो आपके बेसिस कहलाते हैं। और करेक्ट जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल कहलाता है, जैसे वाटर। ठीक है, वाटर हमारा न्यूट्रल है, उसकी 7 पॉइंट। और ये आप चीज़ याद रखिए, जैसे कोई एसिड है उसकी वैल्यू एक 0 पर आ रही है, जैसे हमारा HCl है। ठीक है, और कोई हमारा 6.9 पे है, तो जो जितनी भी कम वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और जो हमारा 14 की तरफ जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमारा, ये समझ लीजिए, जो 14 पर होगा वो ज़्यादा बेस होगा इन रिस्पेक्ट टू 7.1 वाला बेसिस पे। ठीक है, और 7 पे तो हमारा न्यूट्रल होता ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ एसिड हैं, उनकी हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, पीएच वैल्यूज़। ठीक है, ये एक प्योर नंबर होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती कि आपको आगे किलोग्राम या मीटर लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर नंबर होते हैं। ठीक है, देखिए कॉनिक HCl होता है जो बहुत हार्श HCl होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो है 0। एक होता है ऑयल HCl, ये थोड़ा कम हार्श होता है, इसकी वैल्यू है 1.0। फिर गास्ट्रिक जूस, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, फिर उसके बाद होता है लेमन जूस 2.5, विनेगर 4.0, टमाटो जूस 4.1, कॉफ़ी 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक 6.0 और मिल्क हमारा 7.5 पे आता है। ठीक है, तो मिल्क कैसा है आपका, मिल्क आपका बेस है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिल्क कैसा है आपका, सॉरी 7.5 नहीं, आपका 6.5 है। ठीक है, ये आपको याद कर लीजिए, थोड़ा शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये आपका 7.5 नहीं है, ये आपका 6.5 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा 6.5। तो मिल्क कैसे हमारा एसिड होता है। ठीक है, मिल्क कौन है हमारा, एसिड होता है 6.5। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे बेसिस आते हैं, जैसे बेसिस में हमारा सलाइवा, ठीक है, जो हमारे मुंह के अंदर होता है। अगर हम खाना खाने से पहले देखें तो उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, जो बेस पे आता है। पर अगर खाना खाने के बाद देखें तो 5.8 हो जाती है, क्योंकि जो हमारा फूड होता है वो हमारे सलाइवा से रिएक्शन करके पीएच वैल्यू गिरा देता है, जो फूड डाइजेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, ब्लड भी हमारा बेस होता है, ये कई जगह पूछा भी गया है। एक्स की हमारी 7.8 होती है, टूथपेस्ट जो हमारा 8.0 होता है, बेकिंग सोडा की 8.5 होती है, वॉशिंग सोडा की 9.0 होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिल्क और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अलग अलग होते हैं। और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की 13.0 और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14.0। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे इंपॉर्टेंस होती है पीएच की, वो किस किस एरिया में होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो इन एग्रीकल्चर में भी ये यूज़ किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ किया जा सकता है, हम जो हमारी सॉइल होती है ना, वहाँ पर हम पीएच वैल्यू से ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो हमारी एसिडिक है, बेसिक है या फिर ये एल्कली है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो ये है पीएच का एग्रीकल्चर में यूज़। अगर बात करें बायोलॉजिकल प्रोसेस की, ठीक है, तो कई सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जिसका हम पीएच पता करके उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फर्मिनेंटेशन, ठीक है, एंजाइम हाइड्रोलाइसिस या स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो कई सारी मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं हमारे शरीर की या फिर एनवायरनमेंट की, हम उनको पीएच से पता करके। और एक होता है हमारा कोरोजन रिसर्च। ठीक है, तो कोरोजन रिसर्च क्या कहता है कि कई सारी जो हमारी सी वाटर है हमारा, ठीक है, जो एल्कलाइन सी वाटर है या कोई भी सारे मटेरियल हैं बिल्डिंग वगैरह के, ठीक है, शिप्स के, सबमरीन के, तो हम उनको बनाने में भी हम रिसर्च में यूज़ करते हैं पीएच वैल्यू का। ठीक है, कि जो हमारा, क्योंकि सॉल्ट है हमारा वाटर में, ठीक है, और खारे पानी से जंग जल्दी लगता है, तो कैसे हम कौन सा मेटल यूज करें जिससे हमारा जंग ना लगे। ठीक है, तो इस वजह इन रिसर्चेज में भी यूज़ होता है पीएच का। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट
यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखिए हर पीएच का कुछ अलग खुद का एक रंग होता है, ठीक है, उस पीएच के हिसाब से जो आपका सब्सटेंस है वो रंग चेंज करता है लिटमस पेपर का। तो अगर आपका पीएच वैल्यू 0 है तो आपका रंग क्या होगा, डार्क रेड होगा। 1 पर आपका रेड होगा, 2 पर भी आपका रेड होगा, 3 पर क्या है फिर हल्का 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 पड़ता चलाएगा, ऑरेंज रेड हो जाएगा, ठीक है। 4 पर आपका ऑरेंज कलर का हो जाएगा, 5 पर आपका ऑरेंज येलो हो जाएगा, ठीक है। 6 पर आपका ग्रीनिश येलो हो जाएगा और 7 पर आपका पूरी तरह से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, जो न्यूट्रल होता है। और उसके बाद होगा आपका ग्रीनिश येलो, ठीक है। 9 पर आपका ब्लू, 10 पर आपका नेवी ब्लू, 11 पे पर्पल, ठीक है, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वॉयलेट, और जब पूरा हाई बेस हो तो वॉयलेट कहलाता है। 13 और 14 का आपका सेम रहेगा, ठीक है। 6 और 8 का आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दो पीएच आपके सेम कलर शो करते हैं। फिर उसके बाद आता है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए बफर सॉल्यूशन, व्हेन वी ऐड एन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस इन इट, इट्स पीएच डज नॉट चेंज, नोन एज बफर सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, हमने उसमें एसिड या बेस हमने ऐड किया कुछ थोड़े से अमाउंट में, जिस पर उसका कोई पीएच है ना वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, मतलब उसका जो पीएच रहा वो सेम रहा किसी भी सब्सटेंस का। अगर उसमें हम एसिड और बेस मिलाते हैं तो वो हमारा बफर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर, ठीक है। अब सिंपल बफर क्या होता है आपका, ठीक है। तो सिंपल बफर वो होता है जब आपके जो उसमें सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, जो सॉल्ट का जो एसिड और बेस है वो बहुत वीक हो, तो वो आपका सिंपल बफर कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका जो सॉल्ट होता है ना उसके अंदर का एसिड और बेसिस बहुत वीक होते हैं, ठीक है। अब मिक्स्ड बफर की बात करें तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, एसिड बफर और बेसिक बफर, ठीक है। एसिड बफर वो होता है जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हो रहा हो और वीक आपका बेस यूज़ हो रहा हो, ठीक है। या कहें तो सॉरी उल्टा बोल गया शायद, इसका मतलब है कि एसिडिक एसिड वो होता है, एसिडिक बफर वो होता है जिसमें आपका वीक एसिड हो, ठीक है, वीक एसिड हो और कंजुगेट आपका एसिड हो, या कहें तो और जो आपका बेस हो वो आपका कंजुगेट हो, ठीक है। तो मतलब या तो कह लीजिए सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि जो उसका एसिड है वो तो कमज़ोर है, वीक है, और जो आपका बेस है वो थोड़ा हार्श है, ठीक है, कंजुगेट है, तो वो आपका एसिडिक बफर होता है। और बेसिक बफर वो होता है जहाँ पर आपका बेस थोड़ा है ना वो वीक होता है और एसिड कंजुगेट या हार्श कहला हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो नाम दे रखा है ना वो चीज़ बिल्कुल वीक होती है उसमें, ठीक है। एसिडिक में एसिड वीक होता है और बेसिक में बेस वीक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सॉल्ट। आपके सॉल्ट क्या होते हैं, देखिए सॉल्ट तब बनते हैं जब आप कोई एसिड आपका बेस से रिएक्ट करता है और जो हाइड्रोजन है आपका वो मेटल से रिप्लेस हो जाता है, साथ ही साथ वाटर आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप ये ले लीजिए कि NaOH है, हमने उसको एसिड के साथ रिएक्ट करा, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, ठीक है। क्या हुआ, आपका NaCl बना कॉमन सॉल्ट और वाटर आपका अलग हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गया, उसकी जगह, ठीक है, क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया आपका, तो ये आपका सॉल्ट बन गया, ठीक है। कुछ सॉल्ट होते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है, ये आपका कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। फिर होता है कॉस्टिक सोडा जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कहलाता है। एक होता है वॉशिंग सोडा, ये आपको नाम याद रखने प्लस इसके फॉर्मूले भी ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये होता है Na2CO3, ठीक है। अब Na2CO3 एक आपका सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 10 मॉलिक्यूल वाटर के भी होते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब Na2CO की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, ये 10 मॉलिक्यूल भी रखता है आपके वाटर के, ठीक है। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है आपका ये, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी आपका सॉल्ट के अंदर आता है जिसमें CaCO, ठीक है, CaCl2 होता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी, देखिए ये कैल्शियम, ये आपका ऑक्सी और एक क्लोराइड होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका POP के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो आपको POP के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है आपका CaSO4, ये आपका हाफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अब जो आपका ये वाटर का ये हाफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हाफ हाइड्रेट, ठीक है। और ये जो आपका CaSO4 है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट। आप हेमी हाइड्रेट मतलब
ये, और आपका साथ ही साथ हाफ हाइड्रेट और जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर था और आपका लगभग 30 मिनट्स की वीडियो हो गई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये मैंने जो इसमें केमिकल्स की सब्सटेंस हैं जो नाम है सिर्फ वो मैंने छोड़े हैं क्योंकि वो इतने नहीं पूछे जाते, ठीक है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें बता दी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर दो यार। मैं डेली कह रहा हूँ कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइब करो यार, क्या नाराज़गी है मेरे से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।